नमस्कार साथियों। मुश्किल यह नहीं है कि कांग्रेस क्यों हार गई और मुश्किल यह भी नहीं है कि अब हारी हुई कांग्रेस को लेकर के इंडिया गठबंधन के भीतर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। मुश्किल तो यह है कि भाजपा क्यों जीती और भाजपा जिन कारणों से जीती या फिर जिन कारणों को लगातार बता रही है, वो कारण कहीं इंडिया से जुड़े हुए छत्रकों को उनके अपने कटघरे में ही कहीं बीजेपी के सामने हरा तो नहीं देंगे। वह कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे इस दौर में छत्रक डर रहे हैं? वह कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस से टकराती हुई भाजपा में बहुत नए तरीके से, नए परिभाषाओं के साथ पुरानी पारंपरिक राजनीतिक को दरकिनार कर दिया, अब बिल्कुल नए मुद्दे के साथ आकर के खड़ी हो गई है। और शायद यही वह कारण है कि इस दौर में इंडिया गठबंधन को लेकर के सिर्फ सवाल ही खड़ा नहीं कर रही है, बल्कि हकीकत तो यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक यह इंडिया कितना आगे बढ़ेगा, कितना चलेगा और कितना बिखरेगा और टूटेगा, और कोई नया इसमें से कोई तीसरा नया मोर्चा निकल तो नहीं जाएगा। सब अपनी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई में, जद्दोजहद में लग गए हैं। अगर कांग्रेस तमाम डाटा को अगर खंगाल रही है, चुनाव में हार के बाद वोट का परसेंटेज अगर देख रही है, वो समझ में उसे आ रही है कि हार कहां पे मिली, कहां पर एससी सीट थी, कहां पे एससी सीट थी, कहां पे एससी सीट थी, कहां पर अपर कास्ट के वोट कितने मिले, कहां ओबीसी के कितने मिले। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर वो रीजन दर रीजन या फिर जैसे भी वो देख रही है, तो दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं कि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए छत्रक, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो बिहार के, या फिर हेमंत सोरेन हो झारखंड के, यानी हिंदी पट्टी के इस दायरे के भीतर आप नजर दीजिएगा तो यह नेता यूं ही नहीं बैठे हुए हैं। वह भी स्थितियों को काफी परख रहे हैं, वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कौन से हालात है जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भीतर वर्तमान में मौजूद थे, और वही हालात उनके अपने राज्यों के भीतर भी मौजूद है। और वहां पर इंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा या फिर नहीं करेगा, डरेगा या फिर साथ रहेगा। अगर कांग्रेस साथ रहेगी तो उनके जरिए क्या छत्रकों को नुकसान तो नहीं होगा, या आने वाले समय को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक नई बिसात बिछाई जा सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 150 सीटों से होती हो भाजपा की जीत, लेकिन 125 सीट को कैसे गठबंधन, वह भी तीसरे मोर्चे के आसरे या फिर इंडिया के जरिए, कौन इसको रोक पाएगा, कैसे रोक पाएगा? यह सारे के सारे सवाल अब बहुत बड़े हैं, और इन सवालों के दायरे में सबसे बड़ा यह है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सब कोई को परेशान कर रहा है। वो ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ठसक के साथ तमाम राज्यों में कहते चले गए। उन्होंने कहीं जाति या फिर इस समय में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से हट करके जो एक नई लाइन बनाई, वह नई लाइन जो है कितनी बड़ी हुई। आज जो है इसके पूरे परीक्षण ही, विश्लेषण की जरूरत है, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि इंडिया की बैठक जो कल होनी थी वह उसे कैंसिल कर दिया गया। इसके कारण बहुत साफ है, सवाल हर छत्रकों के भीतर है, लेकिन जो वजह बताई गई है उसमें ममता बनर्जी ने कहा उन्हें तो कोई बैठक की जानकारी ही नहीं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लगातार यह कह रहे हैं, अहंकार जो है कांग्रेस के भीतर समा गया था। नीतीश कुमार कह रहे हैं बीमार हूं, नहीं आ पाऊंगा। एमके स्टालिन तमिलनाडु से कह रहे हैं तूफान आया है, मैं कैसे आ सकता हूं। हेमंत सोरेन भी कहने लगे मैं बहुत व्यस्त हूं, नहीं आऊंगा। अब बचा कौन, किसके साथ कांग्रेस किस रूप में इंडिया गठबंधन की शुरुआत करे या फिर उस बैठक को आगे ले जाए, जो कि 1 सितंबर से बात थम चुकी है। अगर आप ध्यान दीजिए तो कर्नाटक के जीत के तुरंत बाद, यानी मई के महीने में ही जीत मिल जाती है और 23 जून को पटना में बैठक हो जाती है। उसके बाद बेंगलोर में 17 और 18 जुलाई को बैठक होती है। उसके बाद मुंबई में 31 और 1 सितंबर को बैठक होती है। क्या लिखा होता है, यूनाइटेड वी स्टैंड। ये बेंगलोर के अंदर एक नारा आता है कि हम एक साथ है तो फिर मजबूत है। इसके बाद जब मुंबई बात पहुंच जाती है तो मुंबई में क्या लिख करके आता है, मुंबई में लिखा हुआ था जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यह मुंबई का नारा था, लेकिन एक ही झटके में कहां जुड़ेगा भारत, और उसी भारत के भीतर की जो पूरी नस है, उस नस को क्या बीजेपी ने ही पकड़ लिया था। और यही मुश्किल हालात जो है इस दौर में इंडिया के सामने है।
आज जो है हमको लगता है कि उन सारे मुद्दों को जिक्र करना चाहिए जिससे हर कोई डरा हुआ है। और इस डर की सबसे बड़ी कारण जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार एक ही बात कहा कि सबसे बड़ी जाति गरीब और गरीबी है। आप कहेंगे कि यह कौन सा मसला है जिसमें गरीब एक ही झटके में सबसे सशक्त वोटर के तौर पे आगे आ गया। तो उसके कुछ आंकड़ों को जरा आप समझिए, उसके बाद इंडिया के अलग अलग सहयोगी दलों के राज्यों के भीतर पहुंच करके उसकी परिस्थितियों को भी आप टटोलिएगा। दरअसल भारत देश के भीतर में 112 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट, उसके भीतर 9 डिस्ट्रिक्ट और भारत सरकार ने जोड़े, उसमें इनको भी जोड़ा जाए। बहुत पिछड़े गरीब मुफलिसी वाले जिले होते, जो कि ये 4 राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। यहाँ के 81 जिले ऐसे हैं अपने आप में, 81 एमएलए ऐसे हैं। जिले टोटल 28 है, छत्तीसगढ़ के 10 जिले, मध्य प्रदेश के 8 जिले, राजस्थान प्रदेश के 5 जिले और तेलंगाना के 5 जिले। इन 28 जिलों के भीतर 81 एमएलए में से बीजेपी जीती है 52 एमएलए, 52 जीत करके आते हैं उन जगहों से जो सबसे गरीब जिलों के तौर पर पहचान की गई। नीति आयोग ने इसके काम करना इस पर शुरू कर दिया। 2018 के भीतर बार बार इसका परीक्षण किया गया, विश्लेषण किया गया कि ऐसा नहीं कि भारत सरकार या फिर मोदी सरकार गरीबी कम करने की दिशा में आगे बढ़ी हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। गरीबी इन इलाकों में बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, और जो 5 मापक मंत्र जो चुने गए वो हेल्थ से जुड़े हो, स्वास्थ्य, वो खान पान से जुड़ा हुआ हो, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, वो जो वहां के लोगों से रोजगार के जीवन के मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, इस सभी मामले में ये आगे बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन जबकि इन तमाम जगहों पे भाजपा के सांसदों की मौजूदगी, कई राज्यों में भाजपा की सरकार, तो फिर क्या गरीब बना करके, गरीब को वोटर में तब्दील करके उन वोटरों के लिए कल्याणकारी योजना होते होते 5 किलो अनाज का ऐलान इस दौर में इस स्तर पे किया गया कि आप गरीब हैं तो फिर गरीब बने रहिए, लेकिन आप हमें वोट दीजिए, हमारे वोटर बन जाइए। क्या देश में क्या ऐसी स्थिति है जिससे ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी डर रहे हैं, साथ ही अखिलेश यादव भी डर रहे हैं। जब गरीबी का मसला उनके राज्य के भीतर भी आएंगे तो फिर सत्ता संभालने के बाद किस मुख्यमंत्री ने गरीबों का जिक्र किया होगा? थोड़ी बहुत योजनाओं में जिक्र होता है, लेकिन गरीब सबसे बड़ी जाति है और सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो तो इस देश का सच है। और विकसित भारत बना लीजिए, लेकिन आप विकसित भारत बना लीजिए कि उस दुनिया के सामने जो बहुत बड़ा भारत समाता हो, तब तक के लिए 100 करोड़ का होगा, वो गरीब होगा। उस समय के लिए भारत का सोशल इकोनॉमी इंडेक्स जो है, इसीलिए दुनिया के भीतर विकसित देश तो दूर, विकासशील देशों के कतार में, उन लाइनों में भी सबसे नीचे दिखने को मिलेगा। ये परिस्थिति बतलाती है कि भारत के भीतर का सच क्या है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इंडिया के भीतर घबराहट क्यों है, और क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें हर कोई बांट रहा था, दे रहा था, नीतियां बनाई जा रही थी, इसके बावजूद भी कांग्रेस बुरी तरीका से हारी। आंकड़े और डाटा बहुत साफ कहता है कि 81 जो विधायक चुने गए, उसमें से मध्य प्रदेश के 35, छत्तीसगढ़ के 21, राजस्थान के 17 और तेलंगाना के 8। भाजपा सबसे ज्यादा एमएलए चुन करके आती है इन पिछड़ों जिलों में से जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया था। पिछले बार केवल 23 लोग जीते थे, केवल 23 विधायक चुने गए थे, उसमें से 19 एमएलए फिर जीते और उसके अलावा 33 एमएलए फिर नए जीते इन जगहों से भाजपा के। और ये परिस्थितियां बहुत साफ कहती है कि कांग्रेस यहां पर 24 पर आ गई। इसका मतलब बहुत साफ है कि पहले 52 थे कांग्रेस, अब 24 पे आ गए, आधे से भी कम। इसका मतलब बहुत साफ है कि गरीब को अगर एक वोट बैंक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बताने लगे, कहने लगे, तो ये लाइन तो बड़ी लंबी होती चली गई। और एक सवाल इन 4 राज्यों भर का ही नहीं, जहां पर सबसे ज्यादा कब्जा भाजपा ने अपने विधायकों से किया। यहाँ की परिस्थिति यह भी आप जान लीजिए कि यहाँ पर चुने जाने वाले जो सांसद हैं, उनमें से 19 सांसद जो है वो भाजपा के आते हैं। अब तक एमपी भी चुने जा रहे थे, एमएलए भी चुने जा रहे थे, लेकिन वोट बैंक के तौर पे गरीबों का इसका एहसास नहीं कराया गया कि आप ही हमारे लिए सबसे मजबूत वोट बैंक है। अब यहां से आप असल सफर पे आगे बढ़ चलिए। आपसे हम पहले ही कह दें, भाजपा के लिए यह वोट बैंक है। वोट बैंक के तौर पे खड़ा करने के लिए मनोस्थिति जो भाजपा गरीबी से हरा देगी इन्हें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कामकाज देगी, ऐसा भी नहीं है।
स्वास्थ्य सेवा मिलने लगेगा, एजुकेशन शिक्षा मिलने लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, ऐसा सब बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि असम के भीतर 6 जिले हैं, दारंग, दोबर, हिरालकुंडी, बक्सा, उदुगुरु, उसके भीतर भाजपा हर जगह पे, इसके सांसद भी है, मौजूदगी भी है और यहाँ पे भाजपा की सरकार है। लेकिन क्या हुआ, सवाल वहीं से शुरुआत कीजिए कि क्या जिन जगहों पर इंडिया से जुड़े हुए छत्रक हैं वो क्या सोचते होंगे और क्यों इस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाजपा को हर हाल में 272 के नीचे रोका जाए। और ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है कि वो 272 के नीचे अगर रोक देंगे तो कांग्रेस से बेहतर उनके लिए भाजपा हो जाएगी, यानी ये कहे कि भाजपा माइनस मोदी चल जाएगी। और यह चली भी है, वह नीतीश कुमार हो, वो चाहे ममता बनर्जी हो, इससे पहले भी चले हैं। तो इस समय में कुछ और कड़ियां जोड़ दीजिए तो शरद पवार भी अपने तौर पे हो सकते हैं, या फिर इस दौर में रोकने के लिए क्यों नहीं एक नई थर्ड फ्रंट बनाया जाए। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस को थर्ड फ्रंट में मोदी के खिलाफ बढ़ जाएंगे वोट और भाजपा को लाभ मिल जाएगा। लेकिन हर सहयोगी अपने राज्य में अपनी राजनीति को, जमीन को बचा लेगा, इसकी गारंटी वो लेगा, यानी कांग्रेस उसके राज्य में नहीं घुस पाए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वह बिहार हुई ही क्यों ना हो। चाहे बिहार के भीतर 10 सीट चाहिए कांग्रेस को, या देने को तैयार नहीं है। सवाल है कि कांग्रेस को 10 सीट दें या आपस में नीतीश कुमार और तेजस्वी खुद चुनाव लड़ लें, क्योंकि बिहार प्रदेश के भीतर भी 13 जिले ऐसे हैं। अब सवाल उठता है कि 2018 के बाद तो वहां नीतीश कुमार के साथ बीजेपी साथ थे, 2019 में दोनों मिलकर के चुनाव लड़े और वहां के 13 जिलों को आप देख लीजिएगा, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, इन सभी जगहों पर, इन सभी जिलों में या तो भाजपा जीते या फिर नीतीश कुमार जीते या पासवान जीते, वो जीते। इन 13 जिलों में प्रभाव क्या था? अगर नीतीश कुमार को यह महसूस हो गया था कि गरीब ही वोट बैंक है, तो फिर वो पूरा का पूरा सोशल इंजीनियरिंग ओबीसी के जरिए, दलितों के जरिए, या फिर ये कहे यादव मुस्लिम गठजोड़ के बाद जो वोट चाहिए उस वोट की खोज में निकले हुए। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ऐसी परिस्थिति वहां पर अगर आई तो फिर क्या होगा। जब इन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और साथ ही तेलंगाना, ऐसा नहीं है कि यहां पर भाजपा नहीं थी। छत्तीसगढ़ के भीतर कांकेर, कोरबा, राजनांदगांव, ये सबसे गरीब है वहां पर सांसद भी भाजपा के। इस समय में जरूर कांग्रेस की सरकार वहां पे बनी, लेकिन सांसद तो सारे वही थे। मध्य प्रदेश के भीतर तो सांसद भी भाजपा के, बीजेपी के सरकार भी। छतरपुर, दामोर, विदिशा तो ऐसे कि 1989 के बाद से भाजपा सांसद हारा ही नहीं वहां पर। सवाल उठता है कि यह संदेश इंडिया कैसे कन्वे करेगा। राहुल गांधी इस संदेश को कन्वे करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और भारत जोड़ो यात्रा के निकलने के बाद मध्य प्रदेश के भीतर हार ने उन्हें उनके उस छवि और साख के ऊपर कहीं ना कहीं एक अंधेरे चादर को ला करके उठा दिया। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी ये संदेश को देते हुए दूसरी भारत जोड़ो यात्रा अगर निकालते हैं, कांग्रेस सही मायने में भारत देश में सक्रिय होकर के एक नेशनल मैनिफेस्टो तैयार करती है, अगर जो गरीबी से जुड़ी हो, भुखमरी से जुड़ी हो, आदिवासियों के सवालों से जुड़ी हुई हो, दलितों की परेशानियों से जुड़ी हुई हो, लेकिन जब राहुल गांधी ओबीसी का जिक्र करेंगे तो ये सारी चीजें धूमिल पड़ जाएंगे। तो फिर कांग्रेस को भी अपनी ट्रेनिंग की जरूरत इस समय आकर खड़ी है। सवाल उठता है कि जब राजस्थान प्रदेश के भीतर की परिस्थिति देखिएगा, 6 जिले वहां के, बारंत, करोला, वहां पे जो भी 6 जिले जो है वहां पे बहुत आयद बीजेपी जीती है। तो क्या वहां पर गरीबी दूर होगी? गरीबों ने वोट दिया, गरीबी थी, भाजपा जीत गई। वहां पे तमाम सांसद इन जिलों के भीतर, जिनके भीतर उन जगहों पे भाजपा जीती हुई है। ये सारे के सारे सवाल जो है हर जगहों पे निकलते हैं और ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो गया कि उन तमाम राज्यों के भीतर जहां जहां भाजपा की सरकार थी, जहां जहां भाजपा के सांसद थे, जब वहां पर गरीबी रही और नीति आयोग इस वोट बैंक को बनाने में लगातार लगा रहा, तो सवाल है क्या वाकई हेमंत सोरेन बहुत बेस्ट है झारखंड के अंदर? और उस दौर में जब बैठकें बुलाई जा रही थी 6 दिसंबर को इंडिया की, तो कह रहा कि हम बेस्ट हैं, कह रहे हैं। तो झारखंड के अंदर 19 जिले सबसे ज्यादा आते हैं एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में। 1900 जिलों के भीतर बीजेपी सांसदों की पहुंच पकड़ है, उनका चुनाव जीता हुआ है। झारखंड के अंदर जो एमएलए बीजेपी के जो है वहां करीब करीब 10 जिलों को प्रभावित करते हैं, जहां उनके उम्मीदवार जीते हुए हैं।
अब सवाल उठता है कि अगर ये मुद्दा है, ये मुद्दा अगर बन रहा है तो मसलन आप एक बात समझिए, रामगढ़, कोटी, पश्चिमी सिमडेगा, सिंहभूम, रांची, राज्य की राजधानी भी एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। पलामू, पाकुड़, लोहरदंगा, लातेहार, हजारीबाग, गोड्डा, गेडी, गरवा, पूर्वी दुमका, छतरा, बोकारो, ये सब आप ये सोचिए गुंडा जो संथाल परगना का इलाका पड़ता है। वो बीजेपी के सांसद जो है वो शोर मचाते हैं संसद के भीतर। आज भी वो गरीब है, वहां के मुफलिसी में कोई सुधार नहीं, गरीबी में कोई सुधार नहीं। पूरे संथाल परगना के इलाके की भीतर की, चाहे गोंडा, दुमका या फिर डाल्टनगंज की तरफ आगे बढ़िएगा तो लातेहार ही क्यों ना, ये तमाम परिस्थितियां ये कहती है कि एक डर बहुत साफ तौर पे दिखती है कि इस दौर में जो नई परिभाषा वोट बैंक की भाजपा ने गरीबों को लेकर के नई गढ़ी है, वह कहीं परेशान न कर दे। और उसके ठीक बराबर में महिलाओं का सवाल था, इसके ठीक समानांतर किसानों का सवाल था। किसानों के खाते में जाते हुए पैसे वो भी कहीं सहयोगियों को कहीं परेशान तो न कर रहे हैं। यही लकीर अगर उनके राज्य के भीतर पहुंच गई तो फिर उनके लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। सबसे बड़ा डर राज्य दर राज्य यही है, क्योंकि इन परिस्थितियों में किसी भी राज्य के ऊपर आप उंगली उठाइए, महाराष्ट्र के ऊपर ही उठाइए, लेकिन जो जहां लगातार बीजेपी की सरकार रही है, वहां गढ़चिरौली में बीजेपी जीती है, जलगांव के भीतर 2014 में भी जीती, 2019 में भी जीती है, नंदुरबार में भाजपा जीती है, नांदर में भाजपा जीती है। तो वाशिंग और जो है एक और उस्मानाबाद जो जगह है वहां शिवसेना जीत गई थी। लेकिन ये 6 जिले हैं, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, भाजपा की सरकार है। ये वोट बैंक को मैनेज करने की स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निकल करके बाहर आ रहे हैं तो ये घबराहट तो अखिलेश यादव के सामने भी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर 9 जिले, बहरेज, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, शास्त्री, सिद्धार्थनगर, सोनभद्रा, बहुत ही गरीबी है इन जिलों में। डर उनको भी है, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अब सवाल है कि नया स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। अब जब नए स्ट्रेटेजी का जिक्र होगा तो क्या एक तीसरे मोर्चे की दिशा में आगे तो कहीं नहीं बढ़ेगी। ये सवाल किसी को भी परेशान करेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ खड़ा होने का मतलब इसलिए भी जरूरी होता है कि उस दौर में कर्नाटक में जीत मिली थी। उस समय में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि राजनीतिक तौर पर नहीं बदली थी, बहुत बड़ी हुई थी। लेकिन चुनावी हार के बाद अगला सवाल उठता है, अगर सहयोगी इस नजरिए से देखने लगे राहुल गांधी को कि आपकी छवि जो भी रहे लेकिन चुनाव तो आप हार गए, और चुनाव अगर हार गए तो ऐसे में हमारी सौदेबाजी का दायरा बढ़ गया, या फिर आपका बार्गेनिंग पावर ही कम हो गया, या फिर उसके आगे की बात अगर कहे, अगर हमें चीजों को कैसे रोकना है, इसीलिए अब जो नई रणनीति के आश्रय चीजें आगे बढ़ सकती है उसको अगर परखने की आप कोशिश कीजिएगा तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, आरजेडी, सीपीएम और बीएसपी क्या एक ऐसी चीजें हैं जहां पर तीसरे मोर्चे की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकती है। उसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल साहब ये तो पहले से ही अपने तौर पर चीजों को दिशा देते थे। ममता बनर्जी शरद पवार से जब पहली बार बंबई मिलने गई थी बंगाल को जीत करके, तो कहा अब खत्म हो गया जो कांग्रेस की अगुवाई में जो चल रहा था यूपीए, अब खत्म, अब वो एक नई दिशा सोचेगी। आप याद कर लीजिए उन दिनों को जब बीआरएस ने रैली बुलाई थी, उसमें कौन मौजूद थी? तीसरे मोर्चे में अखिलेश मौजूद थे, केजरीवाल मौजूद थे, सीपीआई और सीपीएम के नेता वहां पे मौजूद थे। सीपीआई और सीपीएम भी इस समय में कांग्रेस को निशाने पे ले रही है। यहाँ पे संदेश बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। इस समय में हर राज्य के भीतर बड़ा राजनीतिक नेता, बड़ा मुखिया मुख्यमंत्री क्यों ना हो, ईडी के गिरफ्त में हर राज्य के भीतर। ममता बनर्जी का भतीजा भी ईडी के गिरफ्त में है, तो हेमंत सोरेन अपने तौर पे गिरफ्त में है। बिहार प्रदेश के अंदर तेजस्वी के सामने भी ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव आय से ज्यादा संपत्ति का मामला पता नहीं उनके ऊपर कब से चल रहा है, उनकी क्या स्थिति रहती है। लेकिन मायावती का जिक्र आप जब करेंगे तो आय से ज्यादा संपत्ति मामले में सीबीआई उस फाइल के ऊपर बैठी हुई है तो खामोश होती है। शरद पवार के परिवार के साथ यही स्थिति है, वहां पर भी महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर। तो एक लंबी पूरी लाइन बनती है कि भाजपा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन बने, और अगर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की हार ने इंडिया गठबंधन के भीतर अगर नया सवाल खड़ा कर दिया कि अगर इंडिया गठबंधन रहेगा तो फिर कार्रवाइयां होती रहेगी और आप अपनी राजनीतिक जमीन कैसे बचाएंगे, ये आप जरा सोच लीजिए। तो अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई यहां से शुरुआत होती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास एक ही ऑप्शन ऐसे हालात में बचता है, या तो कांग्रेस खुद को अपने बूते खड़े करने की स्थिति में खुद को लाए, जो उसको लाना भी होगा, आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो आना ही है। और अपने बूते जब वो आगे बढ़ेगी तब वो ये सवाल देश के सामने
आएगा कि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा, एक तरफ थर्ड फ्रंट है। लेकिन इन परिस्थितियों में जिनमें कांग्रेस अपने तौर पर गठबंधन को बुलाती है और गठबंधन के तमाम लोग कहते हैं हम मुश्किल में हैं, हम बीमार हैं, हम व्यस्त हैं, हम नहीं आ सकते, अगर इन परिस्थिति में है तो संदेश बहुत साफ निकलता है कि क्योंकि इस इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स उन राज्यों के पास नहीं है, उनके यहाँ भी इसको लेकर के लगातार मंथने चल रही हो भी रहे हैं, वो जान भी रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक है। तो फिर क्या इंडिया गठबंधन को तीसरे सप्ताह दिसंबर में बैठक की जाए या फिर उसके बाद सवाल होगा कि राज्यों के भीतर किसी तरीके से आप सीटों का वितरण करेंगे या फिर सिर्फ एक मौखिक तौर पर विचारधारा के आधार पर बीजेपी को अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर उसके बाद जब अगर आप देखिएगा इलेक्शन के बाद तो एक बात तय है कि भाजपा माइनस मोदी बहुत सारे सहयोगी को मंजूर है, जो इससे पहले मंजूर था भी, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर शिवसेना की मौजूदगी, बिहार में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की मौजूदगी, पंजाब में अकालियों की मौजूदगी, दक्षिण भारत में चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी, अब बीआरएस भी हो सकता है साथ चली जाए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को दरकिनार कर दिया भाजपा ने और उन्हें साथ वाईएसआर को ले लिया। तो एक नई परिस्थिति है राजनीतिक समीकरण में। लेकिन इसका संदेश क्या निकलता है? संदेश यहाँ पर दो है। संदेश पहला जो होता है वो भाजपा के खिलाफ अगर एकजुटता भारत देश के भीतर में आ जाती है तो फिर भाजपा के लिए परेशानी का सबब अब भी होगा। दूसरा सवाल जो उठता है जो इसके भीतर का है कि अगर परेशानी का सबब होगा भाजपा के लिए तो कांग्रेस को कितनी सीटें राज्य दर राज्य जहां पर छत्रों की ताकत ज्यादा है वो बिग ब्रदर हो जाएंगे या फिर कांग्रेस को बिग ब्रदर मान लेंगे। ये गठबंधन के भीतर का सवाल। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल जो है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपने अपने राजनीतिक जमीन बचाने का मतलब साफ है कि जो 2019 में जीत मिली उन सीटों को भी प्राप्त कर पाने की स्थिति में क्या नीतीश कुमार अब हैं? जब वो भाजपा के साथ थे और अब कांग्रेस के साथ होंगे तो क्या उन्हें उतनी सीट भी मिलेगी? ये मुश्किल है। ये सवाल ममता बनर्जी के साथ भी जुड़ेगा। जब लेफ्ट और कांग्रेस साथ खड़े होंगे और जब लेफ्ट और कांग्रेस साथ नहीं होंगे तब ममता बनर्जी की क्या स्थिति होगी? ममता बनर्जी की स्थिति अपने बूते चुनाव लड़ने की है। और आप ध्यान दीजिएगा तो कांग्रेस से निकली हुई ममता बनर्जी, कांग्रेस से निकली हुई वाईएसआर हो, कांग्रेस से निकले हुए शरद पवार हो, इन सभी की ताकत अपने बूते चुनाव लड़कर चुनाव जीतने की ज्यादा मजबूती के साथ कई मौकों पर दिखाई दिया है। फिर कांग्रेस इस समय में भारत देश को एकजुट करने में जब आगे बढ़ी तो उसके जहन में 2024 के लोकसभा चुनाव इतना महत्व था कि ईडी सीबीआई के समूचा दौर में सब कटघरे में है, लेकिन सभी का मजबूरी भी है। जब वो परसेप्शन खत्म हो रहा है, जिस परसेप्शन को कर्नाटक की जीत और भारत जोड़ो यात्रा के बाद खड़ा किया गया, तब कोई क्या करेगा यह सवाल जो है इंडिया गठबंधन के भीतर लगातार होते चला गया बड़ा। और एक पल के लिए जरा आप समझिए, जब पूरे इंडिया गठबंधन का जिक्र किए उसमें 11 पार्टियां तो ऐसे भी हैं जिसके एक सांसद भी नहीं, एक भी सांसद नहीं। उसके अलावा कांग्रेस के 51 है, टीएमसी के 23, शिवसेना के 6, एनसीपी के 4 होता है, सीपीएम के 3 होते हैं, सीपीआई के 2 होते हैं, जनता दल यूनाइटेड के 16 क्योंकि वो साथ खड़ी थी, शिवसेना के 6 क्यों है? क्योंकि वो भाजपा के साथ खड़ी हुई थी, समाजवादी पार्टी के 3 हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 1 है, आम आदमी पार्टी का 1 सांसद होता है। और जो राज्यसभा की ताकत दिखाने का बात होती है, अब तो राज्यसभा की ताकत इन 3 राज्यों के भीतर भाजपा के जीत के साथ खासतौर पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां से ताकत उनकी बढ़ जाएगी। अब राज्यसभा के भीतर भी सवाल यहाँ पे क्या उठता है? सवाल ये होता है कि क्या इंडिया का सपना जो है अब चरक गया है, दरक गया है? इंडिया का सपना 2023 में ही खत्म हो जाएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही। तो ये खत्म अगर होती है तो क्या कांग्रेस अपने बूते राहुल गांधी के जरिए जिस भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2 का प्लान कर रही है, पार्ट 2 का, उसके जरिए क्या उसके पास वाकई में कोई ऐसा ब्लूप्रिंट अब है बचा जिसके जरिए भारत देश का मैनिफेस्टो वह इस यात्रा के समानांतर लाकर खड़ा कर सके? ऐसा संभव है? पहले राउंड में ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे राउंड में क्या ऐसा कर पाएगा? नेशनल मैनिफेस्टो का मतलब होता है यात्रा अगर निकल रही है प्रांत दर प्रांत, जिले दर जिले, गांव दर गांव और ब्लॉक दर ब्लॉक,
जब कांग्रेस लोगों को जोड़ती चली जाए, उसके जरिए एक अपनी मांगों का जिक्र होता चला जाए, जो इस समय का सच है कि जब वोट परसेंटेज भी निकल करके आया तो आखिर भाजपा के 10 लाख वोट 11 लाख वोट कम थे इन 4 राज्यों के भीतर। और लोकसभा चुनाव में यह मायने इसलिए भी रखेगा क्योंकि चेहरा एक ही है और सामने कोई अभी नया चेहरा नहीं है। वो चेहरा केवल नरेंद्र मोदी का। जिस दिन चेहरा खड़ा होगा उस दिन चीजें तय होनी शुरू हो जाएगी। इंतजार कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के। जय हिंद, जय भारत।